नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज सोमवार को हम फिर प्रस्तुत हैं कार्यक्रम सप्ताह की बात को लेकर, जिसमें हम चर्चा करते हैं सप्ताह की घटनाओं को लेकर। सप्ताह में जो जो घटनाएं होती है, जो जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से घटनाएं होती है, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता। वे अपने अपने तरीके से घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि किस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पिछले सप्ताह घटनाओं से परिपूर्ण रहा है। सबसे बड़ी घटना हुई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जिसमें सेबी के अध्यक्ष पर छींटे लगे हैं। कहा गया है कि अडानी की फर्मों के साथ में सेबी के अध्यक्ष का संबंध रहा है, वह उनके भागीदार रहे हैं और इसको लेकर बवाल हुआ है। संसद के अंदर भी बवाल हुआ है और सड़क पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सेबी का असर इसलिए अडानी की कंपनियों पर कम पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो देश में सरकार चल रही है वह अडानी की समर्थक सरकार है। इसलिए आज जब सोमवार को बाजार खुले तो अडानी की कंपनियों के शेयरों में कोई ज्यादा गिरावट नहीं हुई। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा है वहां के आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते, और वहां पर नई सरकार का गठन हुआ है। साथ ही ओलंपिक खत्म हो चुका। ओलंपिक में भारत की जो टीमें गई थी उसमें उम्मीद के अनुसार पदक नहीं मिले हैं। पदकों में हालांकि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और कांस्य पदक भी मिले हैं, लेकिन महिला पहलवान विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन के चलते उन्हें फाइनल में कुश्ती लड़ने से मना कर दिया गया। कुश्ती नहीं लड़ पाई है। साथ ही अन्य कई घटनाएं हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा तीसरी से छठी तक के सोशल साइंस में से संविधान की प्रस्तावना को हटाने का काम भी देश की सरकार ने किया है। ऐसी ही अन्य कई घटनाएं हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सुनीलम सुभाष रानडे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनीलम किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़ेंगे जिनसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सलीम खान जी भी जुड़ेंगे बंबई से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुनीलम जी से कहना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह जो घटनाओं से भरा सप्ताह रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखते हैं? किस तरह से किसानों के आंदोलन को लेकर जो कारपोरेट के खिलाफ पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था, उसके कहां कहां क्या क्या सफलताएं हुई है? डॉक्टर सुनीलम जी। बहुत शुक्रिया मंत्री जी। हमारे साथ में राकेश रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समय बैंगलोर से वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और तिवारी जी भी अभी जुड़ गए हैं जो को होस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं, अभी तुरंत का डेवलपमेंट ये है कि ईडी के अधिकारी ने कहा है कि राहुल गांधी को समन दिए जा सकते हैं, और उन्होंने आशंका कुछ दिन पहले व्यक्त की थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को के बाद में उन्होंने जो सवाल उठाए थे, जो पूरे विपक्ष की मांग है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए जो दोषी इसमें लोग हैं उनकी, और विशेष तौर पर उन्होंने ये कहा था कि सेबी की जो अध्यक्ष हैं उनका जो भूमिका है उसका उन्होंने खुलासा किया था, और जेपीसी की जो है उसके माध्यम से जांच की उन्होंने मांग की थी। अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि हिंडनबर्ग ने जो पिछली बार रिपोर्ट की थी, शेल कंपनीज जो है जिसके अंदर वो पैसा आया, 20,000 करोड़ रुपया आया,
वो पैसा जो है उसमें सेबी की अध्यक्ष और उनके पति का भी कंपनियां और उनका पैसा शामिल है। ये बात समझ में खुल के आ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसको जांच दी गई वो खुद ही उस भ्रष्टाचार कहिए, अपराध कहिए, आप एक बड़ा गंभीर तरीके का मैनिपुलेशन शेयर मार्केट के अंदर करने वाला षड्यंत्र कहिए, तो मतलब ये है कि जिसको जांच सौंपी गई वो खुद ही आरोपी निकला है। ये एक इसकी बात है। और अब इसमें जेपीसी बननी चाहिए। पहले भी पार्लियामेंट ने तमाम सारे घोटालों को लेकर के जेपीसी बनाई है। जरूरी नहीं है कि हर जेपीसी का नतीजा बहुत सकारात्मक निकले, लेकिन निकल भी सकता है। और जेपीसी जब बन जाती है तो पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें लगभग सभी पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, उन्हें अधिकार हो सकता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो चाहें उसको बुलवा सकते हैं। और यहाँ पर ही पूरा पेच है कि वो छुपाना चाहते हैं, दस्तावेजों को छुपाना चाहते हैं, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको छुपाना चाहते हैं और उसका मकसद केवल और केवल अडानी जो है उन्हें बचाने का है। तो खैर ये एक पहली बात है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत दुखद है और भारत के लिए उसका बहुत दूरगामी और बड़े परिणाम होने वाले हैं, वो है बांग्लादेश का मामला। अभी अभी खबर ये आई है कि जो स्मारक बना हुआ था, आपको मालूम है कि जब वहां से बांग्लादेश से जब बुलावा आया, भारत की सेना ने वहां पर पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उससे बंगालियों को बचाने के लिए उसमें हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया। तो पाकिस्तान की हार, भारत की सेना की जीत, उसका एक स्मारक बना था। उस स्मारक को भी टुकड़े टुकड़े करने का काम कर दिया गया है। अब ये जो है ये बताता है कि किस तरीके के एलिमेंट्स, जिन्हें छात्र बताया जा रहा है, जिन्हें क्रांतिकारी बताया जा रहा है, जिन्हें बदलाव करने वाली फोर्स बताया जा रहा है, उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि एक स्मारक के साथ में तोड़फोड़ किया जाना, वो भी भारत के स्मारक के साथ में तोड़फोड़ किया जाना, मतलब ये है कि ये सीधा सीधा भारत को चुनौती देने का काम है। इसके पहले शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है उनको जिस तरीके से उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम हुआ, तो ये वैसी ही बात है जैसे उनके बेटे ने कही, शेख हसीना के बेटे ने कही कि जैसे गांधी की मूर्तियों को अगर भारत में तोड़ने दिया जाए या तोड़ने लग जाए तो उसी तरीके की स्थिति है कि वहां पर जो राष्ट्रपिता है उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम वहां पर किया गया है। अब इसमें बहुत सारे पेच हैं। फिलहाल एक सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला ये है कि भारत के जो नागरिक वहां पर हैं उनको जो है सुरक्षित जो है निकालना, बचाना, उनके जीवन को जो जोखिम में पड़ गया है उसे बचाना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये बांग्लादेश की नई सरकार की जिम्मेदारी भी है। नई सरकार के जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की मतलब कोई भी कभी गवर्नेंस में नहीं रहे, कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहे, तो वो कैसे इतनी उलझी हुई सिचुएशन से अपने देश को निकाल पाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। लेकिन यूनुस जी को बनाना मतलब अमेरिका ने एक अपने व्यक्ति को वहां पर बांग्लादेश की जनता को के ऊपर थोपने का काम किया है। सही है, गलत है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मोदी जी हैं, इनके जो है मतलब यही हैं, प्रमुख हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इस तरीके की स्थिति कैसे बन गई, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थिति कई बार आपने देखा है कि नेपाल के अंदर भी अस्थिरता बनी हुई है, श्रीलंका के अंदर जो हुआ वो भी देखा है हमने, अब जो अफगानिस्तान में हुआ था वो भी देखा, अभी जो बांग्लादेश में हुआ। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार की एजेंसीज और भारत सरकार जो है
वो अपने पड़ोसियों के ऊपर ना तो उनके साथ में जो संबंध होने चाहिए, जो दो पड़ोसी देशों के उस तरीके के सद्भाव का रिश्ता, सौहार्द का रिश्ता भी नहीं रख पा रही है, और एक तरीके से उसकी पूरी एजेंसीज भी फेल हैं कि उसको कोई डेवलपमेंट का भी मालूम पड़ता नहीं है। मैं इस बात को लेकर के ज़रूर कहना चाहता हूँ, तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि जो है शेख हसीना को यहाँ पर कोई शरण देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि शरण देना आवश्यकता, नहीं तो वहाँ पर हत्या हो जाती। जिस तरीके से वहाँ पर भुट्टो को मार दिया गया था, उसी तरीके से उनको मारने का काम यहाँ पर हो जाता। तो अभी तो हम लोगों के सामने मुख्य बात यह है कि वहाँ पर शांति बहाल होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि जब शांति बहाल हो जाए, उसके बाद में जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए, और इसके साथ में सवाल ये है कि जब चुनाव हो, तो उसमें आवामी लीग को भी बराबर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होती है, तो हालात लगातार बुरे होते चले जाएंगे। ये भी एक मुद्दा है प्रमुख। इसके साथ-साथ में हम एक कंगना रनौत जो हैं, उनका जो एक जो काम स्मृति ईरानी करती थीं, आजकल वही काम वो कर रही हैं। उन्होंने जो ट्वीट राहुल गांधी को लेकर के किया है, उन्हें जहरीला बताना, उन्हें देश के लिए खतरनाक बताना, और मतलब जो भी कुछ गाली दी जा सकती थी, उसे ट्वीट के माध्यम से देना, और जो है विपक्ष के नेता को इस तरीके से एक सांसद के द्वारा कहा जाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है। और जैसे एक प्रोवोकेशन बांग्लादेश कर रहा है पड़ोस से, और वो चाहता है कि भारत इसके अंदर रिएक्ट करे, और बहुत वायलेंटली भी भारत रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसी तरीके का प्रयास एक कंगना रनौत भी कर रही हैं कि विपक्ष उनके ऊपर जो है इस तरीके का हमला करे कि कुल मिलाकर के उनको जो है मंत्री पद तो हासिल हो ही जाए। वो भी उनका एक प्रयास ये जारी है, हम उसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन जो है उसने पहले सांसदों को ज्ञापन दिए थे। 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो का पूरा कार्यक्रम हुआ देश में, और अब 17 अगस्त को पूरे देश में जलवायु परिवर्तन और पानी के संकट को लेकर के जो है वो कार्यक्रम होना तय हुआ है। देश में किसान संगठनों ने पहली बार इन दो विषयों पर रुचि दिखाई है। ये अस्तित्व का सवाल है किसानों के लिए भी, क्योंकि पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है, और जलवायु संकट ने पूरा का पूरा फसल चक्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तमाम सारी बातें हैं, उसके लिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन जो है हमें आने वाले समय के अंदर ये भी एक है कि जो 2 बिल राहुल गांधी को, एलओपी को देने का काम किया था, अन्य पार्टियों को भी किसान संगठनों के द्वारा ये देने का काम हो रहा है, ताकि इन बिलों को संसद के अंदर पारित करने का काम किया जा सके। इस बीच में तमाम सारी घटनाएं हुई हैं। आज उसमें एक घटना जो सामने आई है, वो कलकत्ते के अंदर एक ड्यूटी टाइम के अंदर डॉक्टर के साथ में एक रेप है और उनकी हत्या है, और इसको लेकर भी बहुत बवाल है। किसी भी तरीके से एक-एक इशू को लेकर के जो वातावरण पूरा बना हुआ है, तो एक तो पूरे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसी एक स्टेट की बात नहीं है और किसी एक वर्किंग वुमेन की बात नहीं है। हर जगह पर महिलाओं के ऊपर हमले बढ़े हैं, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरीके की तमाम सारी बातें हैं। लेकिन एक केवल और जोड़ करके समाप्त करूंगा अपनी बात। आपको मालूम है कि कैटेगरी को लेकर के आरक्षण के भीतर आरक्षण करने का एक जो फैसला आया था, उसको दलितों ने चुनौती दी। सरकार एक बार फिर पीछे हट गई है। जिस तरीके से उसने 3 किसान कानूनों को वापस ले लिया था, जिस तरीके से आदिवासियों ने जब ये चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिनके वन अधिकार कानून के तहत जिनकी पात्रता नहीं है उनको निकाला जाए जंगल से और पीपीपी मोड में जंगल दे दिया जाए। आदिवासियों ने जब हुंकार भरी थी तो उससे भी पीछे हट गई थी, सीएनआरसी से भी सरकार पीछे हट गई थी। तो एक बार फिर जो नई सरकार है, तीसरी बार जो बनी है, वो फिर पीछे हटती हुई दिख रही है। इससे लोगों का जन आंदोलनों के ऊपर
भरोसा बढ़ना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया मंत्री जी समय देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ राकेश रंजन जी जो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे बेंगलोर में हैं अभी, वे भी जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर सलीम खान जुड़े हैं बंबई से, वे भी पत्रकार हैं, लिखते हैं, अपनी लेखनी से विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं। असीत कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं और डॉक्टर आराधना भार्गव जुड़ गई हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। चूंकि डॉक्टर सलीम खान जी को किसी अन्य कार्यक्रम में जाना है, मैं सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहूंगा। हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, फिर से चर्चा में है हिडनबर्ग। पहले भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें भी देश के पूंजीपतियों को घेरा गया था। फिर से हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है। हिडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। सेबी यानी माधवी पुरी जो बुच जो उसकी अध्यक्ष है, और उनके पति धवन बुच ने इन आरोपों को भले खारिज कर दिया हो, लेकिन इससे लेकर देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। जानना चाहेंगे सलीम भाई, देश की व्यावसायिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई में इसको लेकर क्या घटनाएं हो रही है, किस तरह के विचार चल रहे हैं, आप इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही जो अन्य घटनाएं हुई है, चाहे बांग्लादेश की रही हो, चाहे ओलंपिक में हमारे पदक को लेकर बात हुई हो, इस पर भी विचार डालिए। थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथ आज ज्यादा वक्ता हैं डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री साहब। असल में ये हिंडनबर्ग का जो मामला है वो इतना गहरा है कि किसी और इशू की तरफ जाने का समय नहीं होगा। देखिए, हिंडनबर्ग का जब ये मामला आया, ये माधवी बुच का नाम, हालांकि ये सेबी की 2022 से चीफ हैं, लेकिन मैंने कभी इनका नाम गौर से पढ़ा नहीं। अब जब मैंने उनका नाम पढ़ा तो मुझको याद आया 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नए नए थे तो कनाडा गए थे, तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स सिखाया था, गणित। उन्होंने कहा कि देखो भाई, a प्लस बी स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। और फिर उन्होंने पूछा था कि भाई ये 2ab कहां से आता है। तो सारे लोग सोचने लगे, यार ए तो अडानी है और इनके दूसरे दोस्त अंबानी वो भी ए है, तो आखिर ये बी कहां से आया। अभी पता चला कि ये बी जो है वो माधवी बुच है, ये बुच का बी है जो छुपा हुआ था, जिसको हिंडनबर्ग उसका नाम है, लेकिन उसको हिडनबर्ग भी बोल सकते हैं, बाहर निकाल दिया। देखिए, 2015 में हमारे प्रधानमंत्री कनाडा में जाके ये गणित सिखा रहे हैं, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। अब समझ में आया कि स्क्वायर कैसे होता है। जब सरकार जो है वो इनके पूंजीपतियों के सर पे हाथ रखती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। और उन्होंने कहा था कि ये 2ab कहां से आता है। मैं पूछता हूं कि वो 2ab कहां जाता है, ये बताइए। तो जनाब 2015 में मोदी जी ने ये गणित सिखाया और 2015 में उन्होंने सेबी के अंदर माधवी को नॉमिनेट किया। अब आप देखिए, सेबी जो है उसका काम है नियंत्रित करना शेयर बाजार को। उसमें उससे पहले सारे लोग सरकारी ऑफिसर्स होते थे। मोदी जी ने ये क्रांतिकारी फैसला किया कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री से, प्राइवेट व्यवसाय से उठा करके माधवी बुच को यहाँ लाके बिठा दिया। लोग सोच रहे थे कि यार आखिर माधवी बुच में ऐसा क्या है कि उसको जो है वो ला करके सेबी में मेंबर बना दिया। तो अब पता चल रहा है कि वो जो है वो जिस कंपनी की डायरेक्टर थी, जिस कंपनी को चला रही थी, उसका जो है वो अडानी से रिश्ता है। और जब वो इधर आई 2015 में तो उन्होंने अपने सारे शेयर बेचे नहीं, अपने पति धवल बुच को दे दिया। यानी वही घर के अंदर, परिवार के अंदर जो परिवारवाद की जो ये लोग विरोध करते रहते हैं, आप इनका परिवारवाद देखिए।
उन्होंने अपने पति को दे दिया। अब 2015 से लेकर के बात आगे बढ़ती रही, 2017, 2022 में प्रधानमंत्री इतने खुश हुए कि उन्होंने ये माधवी बुच को सेबी का हेड बना दिया। अब सवाल यह है कि माधवी बुच, उसके बाद में जनवरी में 23 में हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घपलेबाज जो है वो गौतम अडानी है। यानी खाली भारत का नहीं बल्कि आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा घपलेबाज, क्योंकि उसने क्या किया, अपने ही शेयर, यहां से पैसा पब्लिक का लिया, बाहर कंपनी, शेल कंपनी में भेजा, उस शेल कंपनी ने शेयर खरीदे, शेयर का भाव बढ़ने लगा, लोग धोखे में आ गए, उन्होंने शेयर खरीदा और फिर इस तरह से उसने अपनी शेयर वैल्यू को बढ़ाया, पब्लिक को धोखा दिया। तो 2023 जनवरी में यह रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो सेबी है हमारे पास, उसका ये काम है और वो इसको रेगुलेट करे। अब वो सेबी कौन है? सेबी की हेड ये माधवी। अब ये माधवी क्या करेगी? जिस अडानी के साथ इनका रिलेशनशिप है, इनकी जो है वो ये उसकी कंपनी और अडानी की कंपनी साथ में रही है, और विनोद अडानी जो उनके छोटे भाई है उनके साथ इनके पति काम करते हैं, वो क्या अडानी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोई जांच करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी और सही फैसला करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मोदी जी अगर ये करते कि 1.5 साल पहले जब ये मामला आया था, विसल ब्लोअर है ना, सीटी बजाया, खबरदार किया कि घपला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो उनको चाहिए था कि वो माधवी को हटा देते और किसी ऐसे आदमी को सेबी का हेड बनाते जिस पर लोग विश्वास करते। लेकिन मोदी जी का अति आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि उन्होंने माधवी को नहीं हटाया। आज 1.5 साल के बाद हिंडनबर्ग ने दूसरी रिपोर्ट ली, उसने कहा कि हमने 1.5 साल पहले बताया था कि घपला होगा, उसके बाद उम्मीद थी हमको कि इसकी जांच होगी और पता चलेगा कि कौन कौन लोग जो है वो इस भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन 1.5 साल में, यानी 1.5 साल क्या है, 1 साल और 8 महीने हो गए, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसने बताया कि इसमें कुछ भी इसलिए नहीं हुआ कि जिसका काम जांच करना है, उसकी जो जिम्मेदार है, उसकी जो चीफ है, वो खुद अडानी से मिली हुई है, उसका जो है उसका ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये है कि अडानी को बचाने का काम वही कर रहा है, यानी चोर को पकड़ना जिस पुलिस की जिम्मेदारी है, वो पुलिस ही चोर से मिला हुआ है। तो जब दोनों मिले हुए हैं और दोनों को मिलाने वाला कौन है, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, A+B² में 2AB कहां से आता है और कहां जाता है। तो ये मामला जो है वो चल रहा है। और अब जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया वो बहुत दिलचस्प है। माधवी ने ये सफाई पेश की कि साहब ऐसा है कि वो जो एक तीसरा आदमी भी है जो उनके पति की कंपनी के साथ है और वो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर भी है। तो कहा गया कि देखो ये तो सीधा सीधा जो है वो इंटरेस्ट का मामला है, वहां भी आपका इंटरेस्ट है, यहाँ भी इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो माधवी जी कहती हैं कि भाई देखो वो तो हमारा पुराना पारिवारिक संबंधी है, तो इनके पारिवारिक संबंधी अडानी के ग्रुप में है और वो जो है वो पारिवारिक संबंधी इनकी मदद कर रहा है। और मदद किस काम में कर रहा है? मदद हिंदुस्तान के जो शेयर होल्डर्स है उनको धोखा देने में, उनको लूटने में, उनको झांसा देने में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ एक बात है कि हिंडनबर्ग ने कही, लेकिन इस बार जब बजट पर बहस हो रही थी तो राहुल गांधी ने एक और इशू उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त एग्जिट पोल आए और उसके 4 दिन बाद जो है वो चुनाव के रिजल्ट्स आए, तो इन 3 दिनों में मोदी जी ने ये कहा था कि देखो भाई फौरन आप लोग शेयर खरीद लो। गृह मंत्री ने कहा था शेयर खरीद लो, और उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने खूब शेयर खरीदे, अच्छी खबर आने वाली है। और जैसे रिजल्ट आने लगे धड़ाम तख्ता हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है वो पब्लिक का डूब गया। तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए और किसका नुकसान।
यानी जिनसे ये लोग वोट लेते हैं उसी मिडिल क्लास को ये लोग डुबाते हैं, उनसे नोट जो है उनकी जेब में से निकाल लेते हैं। और आखिरी बात ये है कि ये हिंडनबर्ग और ये जो हमारे अडानी है, इनका ऐसा ही रिश्ता है जैसे मोदी और राहुल का है। जैसे हिंडनबर्ग ने ये कहा कि भारत में एक आर्थिक भूचाल आने वाला है, हमारी रिपोर्ट से भारत सरकार ने क्या किया, अपना जो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन था संसद का, उसको 3 दिन पहले ही खत्म कर दिया, इसलिए कि उनको मालूम था कि अगर सेशन के दौरान ये रिपोर्ट आ गई तब तो इन लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। और जिस तरह से मोदी जी पूरे बजट सेशन में पार्लियामेंट में नहीं आए, एक बार पार्लियामेंट के बाहर आए और आकर के अपना भाषण दे करके चले गए, उसी तरह से, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, और राहुल ने कहा भी था कि वो कभी मेरा भाषण सुनने नहीं आएंगे, लेकिन वो उनका नहीं, किसी का भाषण सुनने नहीं आए। तो जिस तरह से मोदी जी को राहुल से जो है वो डर लगता है, उसी तरह से हिंडनबर्ग से अडानी को डर लगता है। जैसे ही वो बोलता है तो इनका जो है वो साम्राज्य हिलने लगता है। और आज आपने देखा कि उनके 10 कंपनियों के शेयर गिरे और जो है वो लोगों के शेयर होल्डर्स के जो है वो हजारों करोड़ रुपए डूब गए। तो ये है हिंडनबर्ग की कहानी, और बहुत दुख भरी कहानी है जिसमें लोग परेशान हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और ये सरकार जो है वो उनको उनसे रिजिग्नेशन लेगी और किसी ऐसे आदमी से जांच कराएगी कि जिसके ऊपर विश्वसनीयता हो। और अगर ये नहीं किया गया तो न सिर्फ ये कि भारत के निवेशकों का बल्कि बाहर के निवेशकों का भी हमारे शेयर बाजार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, जो देश की आर्थिक संस्था के लिए ये बहुत ही बुरी खबर होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह उसके विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दी है, और न केवल हिंडनबर्ग ने बल्कि दुनिया के 40 से ज्यादा मीडिया समूहों ने भी उस रिपोर्ट की सच्चाई को परखा है और उसको साबित किया है। यह भी एक बात है। हमारे साथ में झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी से हम जानना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह की जो घटनाएं हुई है हिंडनबर्ग पे, विशेष रूप से सलीम भाई ने और कुछ डॉक्टर सुनीलम जी ने भी रख दिया है। एक बांग्लादेश का मामला है, साथ ही जो पदक आए हैं हमारे साथ में, और जिस तरह से एक 100 ग्राम वजन के पीछे हम गोल्ड जीतने से रह गए हैं, उस पर भी प्रकाश डाले राकेश रंजन जी। जी नमस्कार सबको। हिंडनबर्ग के मामले में तो सलीम जी ने सारी बातें लगभग कह ही दी है। तो चूंकि क्रांतिकारी शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मोदी जी जो भी काम करते हैं और जो भी उनका कदम होता है वो क्रांतिकारी कदम ही होता है। जिस तरीके से आप माधवी बुच के बारे में आप देखे होंगे कि जिस आदमी का सेबी से कोई लेना देना नहीं है उसको कहां से पकड़ के लाके सेबी का पहले सदस्य बना दिया, फिर चेयरमैन भी बना दिया। ऐसा पहली बार उन्होंने किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसका कुछ लेना देना नहीं है कहीं से ला करके उसको चेयरमैन बनाना, तो ये भी क्रांतिकारी कदम ही था और उसके परिणाम भी सामने है, जो क्रांतिकारी ही होंगे स्वाभाविक तौर से, और जो हो रहा है सामने है। लेकिन आप देखेंगे कि देखिए बात जो नैतिकता की होती है आज के तारीख में, तो एक बड़ा वर्ग भारत में, बड़ा वर्ग क्या कहिए कि लगभग जो है उसको यह बना दिया गया है कि हम दूसरे की परेशानी देखकर खुश होते हैं बहुत। वो कम पढ़ा लिखा है, वो भूखों मर रहा है, वो उस पर वो उससे पीट रहा है, और फिर जो असल काम होता है वो मोदी जी और उनकी टीम कर रही है, सरकार कर रही है। सिर्फ सेबी का जो मामला है इसमें आप देखेंगे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको आप थोड़ा 2 मिनट हम मैंने इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सरकार किस तरीके से खुले तौर पर लाभ पहुंचाती है, ठीक है ना, अपने चहेतों को, और यह बात लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अभी आप जो देखेंगे कि इस बजट में जो टैक्स को लेकर के जो फैसला हुआ है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी एक टैक्स का मामला था। उसमें था कि जो अपना जो शेयर है यूनिट्स है उसको 36 महीने तक उसको रखना पड़ता है। अभी इसमें संशोधन कर दिए हैं
और उसमें है कि 12 महीने के बाद आप उसको बेच के आराम से निकल जाइए। पहले वहां टैक्स 35% लगता था, अब मात्र 12.5% लगेंगे। तो आखिर फैसला इसका जो लाभ है कौन ले जाएगा, क्या करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बारीकी से देखने की जरूरत है कि सरकार किस दिशा में, किस तरीके से, किसके लिए क्या काम कर रही है। सिर्फ ये एक उदाहरण है। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा वो बहुत अप्रत्याशित नहीं है, ठीक है ना। जो वहां आंदोलन हुए, तमाम बातें हुई, उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी, लेकिन जो अचानक जो हालात बिगड़े हैं, ठीक है ना, जो शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा और जो तमाम बातें हो गई, वहां जो अराजक तत्व घुस गए और जिस तरीके से बातें हो रही है, उसमें जो हमारा पोजीशन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है, जो भारत का पोजीशन, तो उसके लिए हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आज के तारीख में आज देखिए कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है, वहां कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है वो कर रही है। उसकी चिंता कहाँ देखी जा रही है? भारत में आप कर रहे हैं, यहाँ झारखंड में देखिएगा उसकी आवाज है। आते हैं हेमंत विश्व शर्मा जो असम के हैं, यहाँ प्रभारी होते हैं झारखंड के, यहाँ आकर के चिंता जताते बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है। अरे भैया, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वो अपने तय निपट रहे, तमाम बातें हैं। अगर वहां अराजक तत्व आ गया है, गलती कर रहा है, तो उससे वो निपटेगा, वहां बातें होंगी, तमाम बातें होंगी। आपकी क्या भूमिका हो रही है, क्या हो रही है? आप फिर यही हिंदू मुसलमान तमाम करके जो घुसपैठ का मामला है, उस मामले को उठा करके कहीं ना कहीं जो नाराजगी पैदा होती है, तो असर तो उसका साइड इफेक्ट होगा ना। आज की तारीख में हम उसको जायज नहीं ठहरा रहे, लेकिन हो रहा है भारत, वहां जो नाराजगी हुई, जो वहां के जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू है उनके प्रति जो भी मौका का फायदा उठा के अत्याचार कर रहे और जो हिंदू मुसलमान कर रहे, उसको मौका कहाँ मिल रहा? भारत में घुसपैठ हो रहा है, तमाम बातें, बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड पर कब्जा जमा लेगा तो यह हो जाएगा। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ आदिवासियों को बता रहे हैं कि भैया आएंगे सब बांग्लादेशी हो जाएगा। यहाँ मांग उठा दिए कि भैया एक जो है अलग राज्य बना दिया जाए, यहाँ अलग करके भाजपा के सांसद उठाए थे, जो तुम यहाँ गोड्डा से सांसद होते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इस पर बहुत सोचने समझने की और गंभीरता से देखने की जरूरत है। जो आप ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो देख ही लिया कि पूरे जो आंकड़ा है वहां सफलता का, उपलब्धि का, उसमें हम कहाँ टिक रहे हैं, जो दुनिया के स्तर पर जो उसका चार्ट है। बावजूद इसके कुछ भी सकारात्मक है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग जीत रहे हैं, हमारी भी वहां उपस्थिति दर्ज हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला आया आपको विनेश फोगाट का, तो 100 ग्राम का मामला, वो ठीक है, वहाँ जो नियम है, प्रक्रिया है, ठीक है, वो मानदंड पर नहीं खड़ी उतरी, क्या हुआ नहीं हुआ, तमाम बातें हुई। लेकिन उससे जुड़ी जिस तरह की बातें हमारी संसद में थी, वहां मंत्री महोदय ने गिनाना शुरू कर दिया कि भैया यह खर्च कर दिया। अरे भैया, एक खिलाड़ी है, वो देश का मान बढ़ाने गया, गौरव बढ़ाने गया है, वहां आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ कहीं कुछ लग रहा है, कुछ गलत हो गया, कुछ असहज बातें हो गई, उस बातों पर गंभीरता से नजर दौड़ाने की बजाय आप गिना रहे हैं कि उस पर इतना खर्च कर दिया। तो मंत्री जी, आप यह भी न गिना देते कि आप पर इस देश में इतना खर्च कर रहा है, ठीक है ना। आप कोई सुविधा पा रहे हैं, सहूलियत पा रहे हैं, तो ये एहसान नहीं ना, आप एहसान नहीं न कर रहे हैं। देश का पैसा है, देश के लोगों पर, देश की उपलब्धि के लिए खर्च हो रहा। तो इस तरह की बातें जो हो रही है, जो अच्छी बातें, अच्छी राजनीति, तो ये तमाम तो चिंता का विषय है ही है। तो कुल मिला के जो मेरे झारखंड की स्थिति पर भी थोड़ा हम प्रकाश डाल देते कहीं कि यहाँ कुल मिला के जो स्थिति है, वही बांग्लादेशी घुसपैठ का जो तमाम मामला जो सीमा से परे जाकर के भी असहज माहौल करता है, वही यहाँ स्थिति है। भाजपा के पास वही मुद्दा है, आदिवासी का विभाजन किस तरीके से हो, तो यहाँ जो है घुसपैठ का मामला करके तमाम बातें हो जाए कुल मिला करके। लेकिन जो यहाँ स्थिति बन रही है, उसमें भाजपा के लिए सहज नहीं दिख रहा है। सहज जो मैंने अलग खेमा, जो जेएमएम का खेमा है, जो इंडिया का खेमा है, उसके लिए भी सहज नहीं है, क्योंकि तमाम मुद्दे आज के तारीख में वही खड़े हैं जिन मुद्दों को उठा करके हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, या फिर जो उनका गठबंधन था उनकी सत्ता में वापसी हुई थी और भाजपा की विदाई हुई थी। तो वही तमाम मुद्दे आज के तारीख में भाजपा उठा रही है, तमाम बातें हैं, नया कुछ नहीं है।
तो असहज दोनों के लिए स्थितियां बनने वाली है। लेकिन कुल मिला के जो भाजपा के लिए स्थिति है, वो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था और खास के आदिवासी वोट जो विमुख हुआ है भाजपा से, उसको जिस तरीके से जोड़ने की भाजपा कोशिश कर रही है, उसमें कहीं कुछ सफलता मिलती दिख नहीं रही है। आज के तारीख में एक बड़ा संदेश कम से कम आदिवासी वोटरों के बीच गया है कि भैया आप हमारे शुभचिंतक है, हितैषी है, तो कम से कम एक चेहरा लाइए जो आदिवासी चेहरा हो। कहने के लिए बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, अर्जुन मुंडा सरीखे भी मुख्यमंत्री रह चुके चेहरे हैं, लेकिन तमाम चेहरों की जो विश्वसनीयता है आज की तारीख में उतनी नहीं है। खुद आज के तारीख में अर्जुन मुंडा राजनीति के हाशिए पर है, बहुत बुरी तरह से चुनाव में उनकी पराजय हुई है, तो फिर किस तरीके से लौटे मुख्य धारा में, संसदीय राजनीति में जीत करके यहाँ विधायक बने, कुछ बातें बने, तो वहाँ उनकी व्यक्तिगत चिंता है। तो कुल मिला के यहाँ भी माहौल बहुत सामान्य नहीं है। तो और भी अन्य मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए साथी है, करेंगे जी। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश रंजन जी। बांग्लादेश में जो हिंदू मुसलमान का कार्ड चलने की भारतीय जनता पार्टी और कोशिशें कर रही है, जिसके अंदर तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जा रहे हैं, कोई 2021 का वीडियो है, कोई अन्य कोई घटनाएं हैं जो देश में भारत में ही हुई है, उन घटनाओं के वीडियो डालकर बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश की है। इसको कई पत्रकारों ने, जिसमें जुबेर भी हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से गलत खबरों को प्रसारित करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है भारत पर, उसका खुलासा हुआ है और वो खबरें कुछ प्रकाशित भी हुई है। हमारे साथ सुभाष रानडे जी जुड़े हुए हैं, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। बांग्लादेश के अलावा जिस तरह से 2024 के चुनाव में संविधान बदलने का आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, वह हारने के बाद, चुनाव में नतीजे उनके खिलाफ जाने के बाद भी उसी तरह की घटनाएं कर रही है, उसी तरह की सरकार कोशिश कर रही है संविधान से खिलवाड़ करने की। और यह हुआ है कक्षा तीसरी और छठी की जो सोशल साइंस की किताब है, उसके अंदर सामाजिक विज्ञान की उस किताब में संविधान की प्रस्तावना अभी तक पढ़ाई जाती थी, लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना को हटाने का काम देश के शिक्षा मंत्रालय ने किया है। सुभाष जी, इस घटना के अलावा आपके डायरी में, आपके पास में और खबरों का खजाना है, आप भी अपनी बात बताइए और बताइए बहुजन संवाद के श्रोताओं को कि देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से स्थितियां बदल रही है। सुभाष जी। धन्यवाद मंत्री जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक के बारे में बताना चाहूंगा। पेरिस ओलंपिक में हमने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते और भारत पदक तालिका में 71वें नंबर पे आया। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में हमने 2 रजत, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे, तब भी हम 71वें नंबर पे थे। टॉप 20 में ये तो सारे गोरे मुल्क निश्चित रूप से आगे रहते हैं, ये हमेशा होते रहा है, लेकिन टॉप 20 में हमको देखना चाहिए कि उज्बेकिस्तान, केनिया और ब्राजील जैसे हमसे छोटे देश भी उस पर शामिल है। ब्राजील बड़ा देश है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से हमारे से मिलता जुलता है। वो आबादी के मामले में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी विस्तार के मामले में भी ज़्यादा है। लेकिन ब्राजील भी उसमें आया है। यूरोपीय देशों में क्रीड़ा संस्कृति बहुत सालों से है और वो बहुत खेलों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से ध्यान देते हैं। इसमें रूस नहीं था, वरना हम और पीछे भी रह जाते। पिछले 3 ओलंपिक में रूस शामिल नहीं हुआ, नहीं तो ये 71वें नंबर पे हम आज है, इससे भी और नीचे गिर जाते। पिछले 3 ओलंपिक में रूस के खिलाड़ी शामिल ही नहीं हुए, तो इसलिए उनका कोई अभी उसमें बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, मैं कभी कभी कुछ मनोरंजन के लिए फालतू चीजें पढ़ता हूँ, मैंने ओशो के बारे में पढ़ा था। ओशो ने एक जगह कहा है कि मांसाहार से ज्यादा स्ट्रेंथ आती है और ये ओलंपिक में दिखता है कि उससे प्रोटीन का हमारे यहाँ कमी है और उसके कारण जो हमारी क्षमता है वो कम है। हमको क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, और सबसे बड़ा कारण हमारी विफलता का हमारे खेल पर राजनीति जिस कदर हावी है, और जिस कदर राजनीतिक दल, पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को इससे अलग रहना चाहिए, लेकिन आज भी खेल संगठन राजनीतिज्ञों के, खासतौर से सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के कब्जे में है। ये विनेश फोगाट के समय भी हमने देख लिया,
और शायद उनका मामला भी यही है कि उसमें कोई लापरवाही हुई, क्योंकि जो ट्रेनर जो हेल्थ का जो देखता है फिजियोथेरापिस्ट, जो अंबानी का फिजियोथेरापिस्ट है नीता अंबानी का, वही फिजियोथेरापिस्ट अभी विनेश के साथ गया था। तो कुछ न कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है, जो कुछ होगा वो सामने आएगा, अभी अदालत के सामने है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी उसका निर्णय होना है। बहरहाल मैं बांग्लादेश की चर्चा करना चाहूंगा मुख्य रूप से। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और हमारी भूमिका उसमें भारत की सबसे महत्वपूर्ण थी। और पाकिस्तान से जब शेख मुजीब को गिरफ्तार किया था, उस समय भी भारत ने बहुत पहल की थी, एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसके बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। उसके 4 ही साल बाद शेख मुजीब को फौज ने सत्ता से हटा दिया, उनकी हत्या कर दी, सारे के सारे हसीना वाजेद के भाई बंद और जो शेख मुजीब परिवार के लोग थे सारे मारे गए थे। उसके बाद में फिर बहुत सालों तक वहां पर फौजी शासन रहा। 1951 तक, 1975 से 1991 तक बांग्लादेश में फौजी शासन था। उसके बाद 91 में चुनाव हुए, वहां खालिदा जिया जीती, खालिदा जिया की सरकार बनी। खालिदा जिया 1991 से 96 तक वहां प्रधानमंत्री रही। फिर हसीना वाजेद प्रधानमंत्री रही, एक टर्म, वहां 6 साल की टर्म होती है। उसके बाद में फिर खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद जब 2 साल फिर फौजी शासन रहा और फिर 2008 में हसीना वहां पर सत्ता में आई, तो उसने सत्ता छोड़ी नहीं, खालिदा जिया को उसने जेल में बंद कर दिया। अवामी पार्टी के कई लोगों को, अवामी नेशनल जो लीग उसकी पार्टी है नेशनल अवामी, खालिदा जिया की, उसके कई नेता बंद हुए। तो ये एक तरह का वहां पर हमको सहानुभूति इसलिए नहीं लगती है हसीना वाजेद के साथ में, क्योंकि उसका भी तानाशाही शासन था, लोकतांत्रिक रवैया नहीं था। लेकिन बहरहाल भारत से वो दोस्ताना रवैया था उनका, और भारत वहां पर उनके राज्य में, बांग्लादेश में आर्थिक विकास भी किया, रेडीमेड गारमेंट में बांग्लादेश सबसे आगे पहुंच गया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने आरक्षण को इतना बढ़ा दिया, जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ के माने जाते हैं उनके परिवारजनों के लिए, कि जिससे छात्रों में असंतोष हुआ। और छात्र असंतोष जब होता है तो जाहिर है कि दूसरी ताकतें भी उसका उपयोग करती है। अमेरिका ने भी उसका उपयोग किया, चीन ने भी उपयोग किया, और धार्मिक अतिवादियों ने भी उनके छात्र आंदोलन में अपना खेल खेलने की कोशिश की, और अंततः हसीना को सत्ता से जाना पड़ा। हसीना भारत में शरण ले चुकी है। तो ये सारा वहाँ का एक संक्षिप्त इतिहास है। सबसे बड़ी है कि नई सरकार अब वहां पर बनी है और अच्छा काम करेगी, ऐसा लोगों का विश्वास है। और वहाँ उसमें एक, मैंने वहाँ पढ़ा कुछ अखबारों में कि वहाँ सुप्रदीप चकमा नाम के एक अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ के, वो भी सरकार में शामिल है। कुछ अर्थशास्त्री है, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है उसमें, और कुछ राजनयिक भी है पुराने। लेकिन धार्मिक प्रतिनिधियों के हिसाब से वहां पे सिर्फ कट्टरपंथी एक आदमी शामिल हुआ है, जिसका नाम है हिफाजत इस्लाम के AFM। ये हुसैन एकमात्र कट्टरपंथी वहां पर उसमें शामिल है। तो ये सरकार जो बनी है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो भारत में हो रहा है वो ज़्यादा बहुत चिंताजनक है। हमको अपने अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुत्व समर्थकों को। अरे तुम वहाँ रक्षा करना चाहते हो, यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा? यहाँ जैसा व्यवहार तुम कर रहे हो वैसा व्यवहार अगर वहाँ कुछ कट्टरपंथी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर तुमको यहाँ पे सोच समझ कर बयान देना चाहिए। खास तौर से भारतीय मीडिया इस मामले में बहुत खराब रोल प्ले कर रहा है। ये खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो बढ़ा चढ़ा कर खबरें बता रहा है, जबकि खबरें ये है कि वहाँ आज कल ही एक इंटरव्यू देखा मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर कि वहाँ काली मंदिर भी सुरक्षित है। इस्कान का मंदिर के नाम से जिस मंदिर को ध्वस्त बताया है वो एक टूटी फूटी इमारत कोई पुरानी थी। इस्कान का मंदिर भी वहाँ पर सुरक्षित है। और वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ थोड़ी बहुत धार्मिक कट्टरपंथियों की वारदातें जरूर हुई है, लेकिन कल हमने देखा टीवी पर कि बहुत बड़ा हिंदुओं का जुलूस वहाँ निकला था, हिंदू अल्पसंख्यकों का, और ढाका की सड़कों पर उतरे और उन्होंने मांग की है लोगों से कि हमारी रक्षा करो हमको। और यहाँ तक कि उनके कुछ जो बिहार में जो छात्र संगठन है उनके लोग भी मंदिर और काली मंदिर के बाद बाहर, इस्कान मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो वहाँ की खबरें यहाँ का मीडिया बढ़ा चढ़ाकर यहाँ भी वही सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ का बदला यहाँ पे हम लेंगे। तो ये एक गलत दिशा में ये यहाँ पर इस आंदोलन को भेजा जा रहा है। हालांकि
सरकार को इसमें दखलंदाजी करना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि वहाँ भी अल्पसंख्यक सुरक्षित है। जितने अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित है उतने ही वहाँ सुरक्षित है। अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितना बवाल खड़ा किया जाता है और कितने सुरक्षित है। हिंसा की वारदातें कुछ हुई है और होता ही है, जब एक राज्य जाकर दूसरा राज्य आता है तब जो उथल पुथल होती है और कुछ समय तक अस्थिरता रहती है, वो अस्थिरता आज बांग्लादेश में है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा $70 अरब का व्यापार बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश के विरुद्ध हम अगर वातावरण बनाएंगे देश में, वहाँ की सरकार के खिलाफ वातावरण बनाएंगे, तो यहाँ भी हमको आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत है और ये सारी गंभीरता हमारे यहाँ के मीडिया में दिखती नहीं है और वो भड़काने वाले बयान आते हैं अक्सर। यहाँ पे भी जुलूस निकल रहे कि अल्पसंख्यकों की, और कुल मिलाकर फिर से एक बार हिंदुत्व के पक्ष में वातावरण बनाने की, इस घटना को भुनाने की भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोशिश करती हुई दिखाई दे रहे हैं। आज भी जुलूस निकला था एक हमारे क्षेत्र में, हर जगह जगह ये निकाल के हिंदुओं में नया एक भरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हारने के बाद आवाज गलत चल रहा है वहां पर, उसका विरोध होना चाहिए। हमको अपनी वस्तु स्थिति लोगों के सामने रखना चाहिए। क्या आवाज कट रही है क्या? हाँ, आवाज कट रही है। तो ये सारा चीज करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो बांग्लादेश के कुछ धर्मांध संगठन और राजनीतिक संगठन अल्पसंख्यक विरोधी है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और दो राय नहीं हो सकती है। सभी धर्मों में कट्टरपंथी लोग होते हैं, वहाँ बांग्लादेश में भी हुए। लेकिन एक खास तौर से बात उभर कर आ रही है कि बांग्लादेश में धार्मिक अस्मिता की जगह उनकी बांग्ला भाषाई अस्मिता वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हमको भरोसा रखना चाहिए और ये अस्थिरता का दौर उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी समाप्त होगा। अभी मेरे नागपुर के एक मित्र ने रिपोर्ट दी कि नागपुर में जो संतरा पैदा होता है उसका 70% संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है। अब हमारे यहाँ से वहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा निर्यात होता है। बांग्लादेश से हमको कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हम बांग्लादेश को देते हैं, सारा हमारा निर्यात व्यापार प्रभावित होगा। और ये प्रभावित न हो, हमारे संबंध अच्छे रहे पड़ोसियों के साथ। एक तो मोदी जी ने सारे संबंध जो बिगाड़ रखे हैं, हमारे आसपास जितने भी पड़ोसी है उनसे हमारे कोई अच्छे संबंध नहीं। एक भूटान जैसे छोटे से देश को छोड़ दिए तो लंका के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, मालदीव के साथ में बहुत अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो खैर हमारी परंपरागत दुश्मनी है, चीन के साथ में चीन की हमसे परंपरागत दुश्मनी। हालांकि मोदी जी चीन को अपना मित्र मानते हैं। और एक पुराना वीडियो देख रहा था कि उन्होंने गुजरात में ये कहा कि मैं चीन के विशेषज्ञों को बुलाऊंगा। 2012 का वीडियो है कि हम भारत में खेल में कितने पिछड़े हैं, हमको आगे बढ़ाएगा भारत। इसलिए मैं गुजरात में खेल विशेषज्ञ, तो गुजरात का कोई नाम इस खेल तालिका में न तो देश की होता है न ओलंपिक में है। तो जाहिर है मोदी जी के भी चीन के साथ व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लेकिन चीन के भारत के साथ में रिश्ते खराब है। मोदी जी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया कि चीन ने हमारे यहाँ पर हमला किया है या हमारे यहाँ का कोई भूभाग उसने दबोच रखा है, इस बात का कभी उल्लेख तक नहीं किया। वो चीन के खिलाफ बोलते भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति बांग्लादेश की है, इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर खतरा है, कुछ धार्मिक संगठन उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं के लोग उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। छात्रों के अंदर भी वहाँ काफी समझदारी, नई राजनीति छात्र समझते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के कई पुराने छात्रों से हमारे कुछ लोगों का संबंध भी है, उनके भी यहाँ पर फोन आए हैं, उनका भी कम्युनिकेशन हुआ है। तो वहाँ की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता वहाँ की सरकार को करना है। हम चिंता करके उनका कुछ कर भी नहीं सकते। हमको चिंता यहाँ करनी चाहिए, यहाँ जो कट्टरपंथी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, इसके नाम पर फिर हिंदुओं की लामबंदी करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश की निंदा होनी चाहिए। और धन्यवाद। बच्चे हैं असित कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। असित कुमार सिंह जी, सप्ताह की घटनाओं में एक बड़ी घटना है कि वामपंथी नेता पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भट्टाचार्य का निधन हो गया है। यह भी बड़ी घटना है। साथ ही बांग्लादेश के साथ ही जो हमास के मुखिया हैं, इजराइल युद्ध के करता धरता थे, उनकी भी हत्या हो गई है।
कृपया इस पर भी प्रकाश डालें असित कुमार सिंह जी। धन्यवाद मंत्री जी। समय का मैं ध्यान में रखते हुए सभी पैनलिस्ट को पहले तो मैं अभिवादन करता हूँ। इसके साथ ही मैं पहले भी ये चर्चा करता आ रहा हूँ कि स्थिति बन रही है, आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है। सार्क एक समय एक संगठन बना करता था और सार्क केवल अपने साउथ एशिया के देशों की रक्षा करने के किस मामले में कि इकोनॉमिकल या प्रभुत्व संप्रभुता को बचाए रखने के लिए या जमीन को बचाए रखने के लिए या आर्थिक रूप से व्यापार बनाए रखने के लिए किया जाता था। लेकिन सार्क खत्म हुआ, धीरे धीरे चाइना का, अमेरिका की दखलंदाजी शुरू हो गई और इस दखलंदाजी का असर इतना पड़ा कि हम श्रीलंका के हालात देख चुके हैं, पाकिस्तान के हालात देख चुके हैं और बांग्लादेश में वो होना ही था। तो ये जो फाइनेंशियली जो वित्तीय संकट आ रहा है, ये वित्तीय संकट को कोई देख नहीं रहा, कोई भी देश नहीं देखना चाहता, सिवाय फिरका परस्ती की ताकतों को उजागर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने में सरकारें काम कर रही हैं। और यही काम बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो एक बदलाव होना चाहिए था, एक बदलाव आ सकता था, एक श्रीलंका के अंदर बदलाव आ सकता था, लेकिन वो बदलाव नहीं आया और बाकायदा वो फिरका परस्त ताकतों को मौका मिल गया और वो अगुवाई कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हमेशा हुए हैं, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हुआ या बांग्लादेश में और श्रीलंका में, हम देख चुके हैं। बराबर मैटर ये नहीं, मैटर ये है कि हालात आखिर इतने बिगड़े क्यों हुए हैं। इस हालात को बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो दखलंदाजी है वो अमेरिका, चाइना और रशिया की है। इन तीनों देशों ने बाकायदा हिंदुस्तान का नहीं, पूरे साउथ एशिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए सारे घोड़े खोल रखे हैं। तो ये जो घोड़े खुले हुए हैं, इन पर ध्यान नहीं दे रहा और उसमें उसके खेल बन रहे हैं या उनके हाथों की पुतलियां जो बनी हुई है, वो भारत सरकार भी बनी हुई है, मोदी जी उसकी अगुवाई कर रहा है। इसमें अडवाणी भी है, अडानी भी है, अंबानी भी है, क्योंकि इनका भी पैसा हुआ बांग्लादेश में पोर्ट वगैरह में लगा हुआ है। तो ये अपने पैसे को बचाने, भारत का पैसा क्या मतलब है? भारत का पैसा तो भारत के अंदर लगता तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ की इकोनॉमी मजबूत होती, वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि अडानी ने यहाँ के पैसे को, जनता के पैसे को उठा करके और विदेशों में लगा रखा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस में लगाया हो या इंडिया में बांग्लादेश में पोर्ट के अंदर लगाया हो। बहरहाल हालात तो अच्छे नहीं है। हालात इस हालात में पहुंच गए कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर भी क्राइसिस आपको जल्दी ही देखने मिलेगी और फाइनेंशियली वित्तीय संकट, आर्थिक संकट, जिसका हश्र हिंडनबर्ग ने दिखा दिया कि किस तरीके से एक झटके में अडानी की सत्ता हिल जाती है। तो अडानी की जो सत्ता इकोनॉमिक बेस पर खड़ी हुई है, उसको हिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे, चाहे वो हिंडनबर्ग कर दे या कोई दूसरी और एजेंसी इस तरीके की कर दे। बहरहाल हम केवल इतना कहेंगे कि हमास का चाहे मुखिया मारा जाता हो, चाहे इजराइल का मुखिया मारा जाता हो, उसका असर पूरे व्यापक रूप से हिंदुस्तान पर नहीं, पूरे साउथ एशिया में पड़ेगा। इसका कारण यह है कि हमारे कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध ईरान के साथ भी है, तो इराक के साथ भी है, इजराइल के साथ भी हमने अपने व्यापारिक संबंध बनाए हुए। तो इन व्यापारिक संबंधों पर हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, चाहे तृतीय विश्व युद्ध हमें देखना पड़े या ना देखना पड़े। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर वित्तीय संकट, आर्थिक संकट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसको छद्मवेश में बाकायदा एक सप्ताह के गलियारों से निकल करके, और ये काला बाजारी जो कहते हैं कि हम कहते हैं दूसरे सब, ये ब्लैक मार्केटिंग का जो जरिया लाइसेंस धारकों ने खोल रखा है, जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट जितनी जल्दी डूबा उतनी ही जल्दी आर्थिक संकट हिंदुस्तान पर पड़ेगा और यहाँ का नौजवान सड़कों पे दिखाई देगा, जिस तरीके से हमें बांग्लादेश और श्रीलंका में दिखाई दिया। तो ये हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतों को जल्दी मौका मिल जाता है, बजाय कि वाम दलों के या वाम संगठनों को कंट्रोल करने में, ये नेतृत्व हाथ में लेने के। फिरका परस्त ताकतें ज्यादा मजबूत है, हमसे बेहतर है, इसलिए हमें ये सब बड़ी चीजें ध्यान से रखनी पड़ेंगी कि बांग्लादेश के अंदर केवल अंदर घटना जो घट रही है उसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा। ये मूर्खता वाली बात है कि वैसे ही है कि तूफान आने पर शुतुरमुर्ग रेत में अपना सर घुसा देता, तो यहाँ पर रेत में सर घुसाने का काम किए हुए हैं यहाँ की सरकार। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहरहाल बेरोजगारी का संकट है ही है,
महंगाई का संकट है, ये हमारे आपके सामने है। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद असित कुमार सिंह जी। आराधना भार्गव जी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना आधार बनाया है और फिर से रक्षाबंधन के नाम पर पैसा डाला गया है उनके खातों में। क्या लाडली बहना ही एकमात्र है, जबकि दूसरी बहुत सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में हैं? तो आराधना जी अपनी बात कहें। जी, आराधना मैं जी। जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगी। लाडली बहना ने जिनके इंटरव्यू लिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा का पैसा पटाने में ये पैसा लग जाता है। किसी ने कहा कि बच्चों की स्कूल की फीस पटाने में ये पैसा लग जाता है। तो अगर ये महंगाई नहीं होती या सरकारी स्कूल बंद नहीं हुए होते और तो महिलाओं के परिवार पर कर्जा कैसे आता? तो ये जो आप पैसा दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये महिला वोट बैंक है और इनसे ही हम सरकार को बनाने में ये हमारी मदद करेंगी, तो ये पैसा जनता का पैसा है और ये पैसे को बांटने के नियम बने हैं। उस नियम के तहत कोई भी विधायक निधि का उपयोग कर सकता है। सरकार को इस तरीके का कोई पावर नहीं है कि वह अपने लाभ के लिए इस तरह से जनता के पैसे का उपयोग कर सके। मैं यही अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद आराधना जी, बहुत संक्षिप्त में आपने अपनी बात कही। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काशी से, बनारस से आनंद प्रकाश जी तिवारी। मैं उनसे कहूंगा कि वे भी अपनी बात कहें। आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी सर, धन्यवाद। हम ऐसी जगह से हैं जहां से हमारा प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करता है और हमारा प्रधानमंत्री देश और दुनिया के पैमाने पर जो कर रहा है, कर ही रहा है। आज 1 साल पहले आज के ही दिन सर्व सेवा संघ का परिसर तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसी चीजें केवल बनारस में नहीं हो रही हैं, तमाम जगह हो रही हैं। हम जल्दी से आते हैं। अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया, ये सरकार तो गठबंधन की सरकार है इस बार। और गठबंधन क्या है साहब? तो हमारे मोदी जी ने पहले ही आकर के समझा दिया था। इतने बड़े गणितज्ञ आदमी है, इतने विद्वान आदमी है वो, कि आते ही जो पहले मानव संसाधन मंत्री बनाए तो वो बनाए अपनी स्मृति ईरानी को बनाए। तो उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह सरकार गठबंधन की सरकार है और A+B² बराबर A²+B² + 2AB की यह सरकार है। तो आप घबराइए मत। जो भी हो रहा है देश में, दुनिया में, अपना बांग्लादेश से हसीना यहाँ आ रही है, या अपना जो तो वहाँ ओलंपिक में हमको नहीं मिल पाया पदक, या जो हमारे साथी स्पष्ट रूप से अब तो देखा जा सकता है कि विनेश फोगाट जैसे न जाने कितने खिलाड़ी होंगे जिनको लगातार दबाया जा रहा है। तो आप घबराइए मत। देशद्रोहियों को निपटा देना सबसे पहली चीज है। राष्ट्रभक्त लोग बिल्कुल चटे हुए हैं और वो उसको निपटा रहे हैं। और पदक अपना कम नहीं आया है। ये चीन वगैरह वाला पदक को भी आप अपना ही मानिए, वो भी तो हमारे गठबंधन में ही है। हमारे अडानी जी और अंबानी जी इस समय दुनिया के पैमाने पर ये जो धंधा कर रहा है और ये भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत की ही तो संपदा लेकर के गए हैं। जब यूक्रेन का युद्ध होने लगा, छिड़ गया, तब हमको पता चला कि भारत का भी वहां पैसा लगा हुआ है। और बांग्लादेश से हसीना का जो मामला हुआ, अब आप यहाँ पर तो संकट ये है कि वहां पर अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं कि क्या है। अरे भैया, भारत का पैसा लगा, भारत के स्वास्थ्य पर नहीं असर पड़ रहा है, भारत के पैसे का तो जरूर असर पड़ रहा है। भारत का पैसा जो लगाया है वो तो वहां अडानी है, अडानी धंधा कर रहा है। हसीना वाजेद की बांग्लादेश भारत का मित्र नहीं है। बांग्लादेश की हसीना वाजेद भारत के प्रधानमंत्री A²+2² + 2AB वाले गठबंधन के मोदी जी का मित्र, वहां उसका पार्टनर है। तो अब ये सारी चीजें तो खुलासा हो रही है। और खास करके हिडेनबर्ग एक तो पता नहीं कहां से देशद्रोही आ गया है, इंटरनेशनल आतंकवादी आ गया है। वो हमारे देश की छवि बहुत खराब कर रहा है और खराब कर रहे हैं उसकी छवि हमारे राहुल गांधी जी। बहुत जल्दी ही इनको पकड़ करके जेल पे इनको डाल दिया जाएगा। उसके बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सब भालो हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में आप देखिए